जे एडवांस की एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे डिफिकल्ट क्या आपको कोई गैस है कौन से चैप्टर से होगा? और जब मैं किसी क्वेश्चन को डिफिकल्ट कहता हूं तो डिफिकल्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। कोई क्वेश्चन हो सकता है मेरे लिए आसान हो, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो, कोई क्वेश्चन मेरे लिए एवरेज हो, आपके लिए बहुत आसान हो। एक्चुअल डेटा के हिसाब से हम बात करेंगे कि क्यों सबसे डिफिकल्ट है। तो हर साल अगर आपको पता हो जेई का जब पेपर होता है तो उसके बाद जेई एडवांस वाले हमेशा जो उसको गवर्न करते हैं, उस कमेटी जो होती है उसका डेटा रिलीज करते हैं, जिससे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही किया, गलत किया और अटेम्प्ट नहीं किया। तीनों डेटा रिलीज किए जाते हैं। उसके हिसाब से आपको मैं बताता हूँ सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के हिसाब से। क्या कोई गैस है आपका कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स में? ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या दिमाग में आ रहा है आपके? प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, वेक्टर 3D, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन, एनी गेस? कुछ स्टूडेंट्स का मेरे हिसाब से सही आपने सोचा होगा, यस इट इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स डिस्कस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी में पूछा गया। क्यों मैंने इसको सबसे डिफिकल्ट बोला है वो आप देखिए। सिर्फ 0.05% स्टूडेंट ऐसे जिनका ये सही हुआ था। 0.05 जो कि लेस देन 100 स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो अंडर 100 वाले स्टूडेंट्स रहे होंगे उनमें भी सबका ये सही नहीं हुआ होगा। जो टॉप AIR वाले स्टूडेंट है उसमें भी सबका ये सही नहीं हुआ है। जो पूछा जा रहा है आपसे इंडिपेंडेंट एसोसिएटेड है, सेट्स के बाद बात कर रहे हैं, इक्वली लाइकली है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 78 स्टूडेंट। एक और मेरा सवाल आपसे, जो 78 स्टूडेंट्स ये हैं क्या ये टॉप AIR 78 है? जी नहीं। किसी स्टूडेंट की अगर मैथमेटिक्स अच्छी है तो जरूरी नहीं है उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अच्छी हो। बिल्कुल सही बात, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है इन 78 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट वैसा भी हो जिसकी टॉप 1000 जो रैंक आई हो 2000 के आसपास हो। कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसकी रैंक बिल्कुल 500 के आसपास हो। ठीक है, तो ओनली 78 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को सही किया था। जेईई एडवांस 2019 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या इसके अंदर ऐसी बात पूछी गई है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन इतना फेमस हो गया। जहां पर डेटा, अगर ये डेटा रिलीज नहीं किया जाता ना तो फिर हम तो इसको पहचान ही नहीं पाते कि ये स्टूडेंट्स पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट्स का इतना लो रेस्पॉन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रहा था। देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी, कौन सी मार्किंग स्कीम के साथ वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के ऊपर पूछा गया है जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अप टू 2 डेसिमल तक उसके आंसर पूछे गए थे डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ऐसी केस में यहां पर तुक्का लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर पूछा गया है। अगर ये SCQ में होता सेम क्वेश्चन तो डेफिनेटली ये जो नंबर है ना काफी बढ़ गया होता। 78 की जगह हो सकता है कि हमें 7000 स्टूडेंट्स मिल जाते। हम किसी छोटी क्लास की बात नहीं कर रहे, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, इंडिया जहां पर इतने सारे स्टूडेंट ये एडवांस का पेपर देते हैं उन सब की बात कर रहे हैं। 0.05 78 स्टूडेंट्स। वहीं पर गलत करने वाले कितने हैं? 1,29,800 इनको मिला है 0 मार्क। और यहाँ नॉन अटेम्प्ट वालों के भी 0 ही मार्क है। दे आर गेटिंग +3 मार्क्स। सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि क्या यहाँ पर पूछा गया है। ये जो साइन है ऑपरेटर बनाया गया है, x denotes a number of element in set x and S is 1 2 3 4 5 6 be the sample space where each element is equilikely to occur. If A and B are independent events associated with S, then number of ordered pair A comma B such that 1 is less than or equal to this operator times B and lesser than the operator times A. मॉड बोल लो, कैसे भी आप बोल लो, पर ये सिग्निफाई करता है कि उस पर्टिकुलर सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। देखो जब सैंपल स्पेस S की बात हो रही है तो यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 और ये एक ऐसा सैंपल स्पेस है जहां पर ईच एलिमेंट इज इक्विलाइकली टू अकर। बिल्कुल जैसे डाई होता है, डाई को हमने फेंका तो 1 से 6 तक एलिमेंट वहां पर लिखे रहते हैं। ये इस लाइन का मतलब क्या हो गया? इक्विलाइकली का मतलब यह है कि सबके इक्वल चांसेस हैं। जैसे फेयर डाई होता है उसको अगर हम रोल करेंगे तो 1 से 6 में किसी के भी इक्वल आने के चांसेस, किसी के भी अपीयर होने के चांसेस इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट एसोसिएटेड विद S, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A B के बारे में पूछा जा रहा है। एक तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कहीं से ये फील नहीं आता कि क्वेश्चन PNC का है या प्रोबेबिलिटी का है। कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी वर्ड यूटिलाइज नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाली टर्म्स है वो यहां पर लिखी जा रही है। Each element is equilikely
ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये बात हमसे पूछी जा रही है। तो देखिएगा, लेट मान लेते हैं जो सेट ए है उसके अंदर x एलिमेंट आते हैं, जो बी सेट है उसके अंदर y एलिमेंट है, और जो दोनों का कॉमन बन रहा है उस सेट के अंदर अपने पास z एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो ये हमने अज्यूम किया कि सेट ए के अंदर x एलिमेंट है, सेट बी के अंदर y एलिमेंट है, और जब दोनों का कॉमन लेंगे उसके अंदर z एलिमेंट है। बोला गया है a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो प्रोबेबिलिटी में इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ए कॉमन बी जो होता है, दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल होने की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आती है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए कंडीशन होती है। अब आप देखिए, दोनों के कॉमन एलिमेंट है z, ठीक है, z एलिमेंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, और टोटल एलिमेंट 6 है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी आई z/6। आगे हम पहुंचे, ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ए के फेवर में x एलिमेंट है, ऑल आर इक्वी प्रोबेबल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी x/6 बनेगी। बी के फेवर में y है, तो यहां से y/6 आपके पास है, एक कंडीशन ये बन जाएगी। यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास रिजल्ट आता है xy की वैल्यू है 6 टाइम्स z। अब हम चाहते क्या है, उस बारे में हमें बात करना है। हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताने a, b सच दैट ये सिचुएशन हो रही हो। इसको आप समझिए, ये क्या डेटा हमें दे दिया है। इसका मीनिंग ये निकल के आया कि यहां पर y रहेगा, यहां पर ये x रहेगा। इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें ऑर्डर्ड पेयर a, b निकालना। सेट a और सेट b के कितने कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, उनकी काउंटिंग हमें करके इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ये 1 से सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पर ये डेटा देखिए। अब आप बताइए, एक पूरे सेट के अंदर ही 6 एलिमेंट हैं, ए के अंदर उसी से बनाने वाले हैं, तो ये जो x और y है अपने पास, दोनों डेटा के मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है ये काउंटिंग की बात करता है। मैक्सिमम 6 हो सकता है, उसके बाहर तो जा नहीं सकते। ये जो z लिखा गया है, इस कंडीशन को भी अगर हम सेटिस्फाई करते हुए चलें, पहली बात तो कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। तो z की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं बनेगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन जाएंगी। जब दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, अगर 0 एलिमेंट कॉमन आएंगे, उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी 0 बन जाएगी, तो वो वाला केस तो नहीं बनेगा। तो काउंटिंग के लिए, इसके केसेस बनाने के लिए सबसे पहले z को हमें देखना होगा। तो मैं यहां पर शुरुआत करता हूं कि लेट z इज 1। अब आप देखिए, z की वैल्यू 1 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास xy के प्रोडक्ट की वैल्यू बनती है 6। xy का प्रोडक्ट बना 6। अब आप पॉसिबिलिटी ऐसे बताइएगा कि x ज्यादा रहे, y कम रहे। कोई फैक्टर्स करके देखिए। फैक्टर्स करके देखेंगे तो पहला फैक्टर क्या बन सकता है कि प्रोडक्ट के हिसाब से देखें तो x की वैल्यू 6 हो जाए और y की वैल्यू 1 हो जाए। क्या ये बात सही है? क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आराम से आप देख लीजिए। यस, दिस इज बीन क्लियर। दोनों का प्रोडक्ट भी 6 आता है। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखता है कि z अगर हम 1 लेते हैं, xy की वैल्यू 6 अपने पास है, तब आप देखिए और भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि x 3 हो जाए, y 2 बन जाए। इज दिस पॉसिबल? यस, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि x को ज्यादा ही रखना है तो हम शफल नहीं कर सकते कि इसको 2 रख दें, इसको 3 रख दें, तो फिर प्रोडक्ट तो 6 आ जाएगा, पर इस कंडीशन का वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, और बताइए, z की जगह अगर हम 1 की जगह यहाँ पर 2 रखते हैं तो xy का जो प्रोडक्ट है आप यहाँ से देखेंगे तो ये 12 बनेगा। और अगर ये 12 है तो अब आप मुझे बताइए x को कैसे रखें हम? इसको हम 6 ले सकते हैं, इसको हम y को 2 ले सकते हैं। इज दिस फिजिबल? 6 and 2 is 12, x is greater than y। ये वाला केस भी अपने पास पॉसिबल है, बिल्कुल सही। और क्या पॉसिबिलिटी ली जा सकती है कि अगर z 2 है तो अपने पास से xy की वैल्यू 12 है, x को 4 लिया जा सकता है। मैं तो बस 12 के फैक्टर कर रहा हूं। 12 के फैक्टर हमने 6 और 2 किए हैं, तो एक 4 और 3 भी बनाया जा सकता है, 4 and 3 भी बनाया जा सकता है, इससे भी 12 ही डेटा बनता है। और कोई फैक्टर 12 के आप सोचें, नेगेटिव में जाने का मतलब नहीं, क्योंकि x और y क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर है, सेट्स में कितने एलिमेंट है उसकी बात होती है। तो एक 6 and 2 बन गया, एक 4 and 3 बन गया, क्योंकि x ग्रेटर देन होना चाहिए और कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं, z की वैल्यू 3 लेते हैं
हमारे पास एक्स वाई का वैल्यू 18 आता है। अब बताइए 18 के फैक्टराइज कीजिए। याद रखिएगा एक्स और वाई दोनों टोटल नंबर 6 हो सकते हैं, तो 6 से ज्यादा की पॉसिबिलिटी मत बनाइएगा। तो यहां पर आप सोचेंगे 9 और 2 ले लें, नॉट फिजिबल, 9 हो ही नहीं सकते, एलिमेंट 6 ही एलिमेंट है, बस 6 हो सकता है और y 3 हो सकता है। दिस इज कमिंग एज 18। और कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखता है इसके अंदर कि सर यहां पर एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, तो सोच के देखिए, बनाइए। 18 के फैक्टराइज कर रहे हैं, 9 और 2 हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। 6 and 3 इज फिजिबल। और कोई केस नहीं है जब x ग्रेटर हो। हाउ अबाउट z को अगर हम 4 ले लें तो 6 से मल्टीप्लाई होकर 24 बन जाएगा। 24 के फैक्टराइज कीजिए, एक 12 and 2 बनेगा जो पॉसिबल नहीं है, एक 6 and 4 बन सकता है, ये आपके पास से 24 बन जाएगा। आगे हम पहुंचते हैं, z अगर हमने 5 ले लिया तो मेरे पास xy की वैल्यू 30 आती है, ठीक है 30, और 30 के फैक्टराइजेशन कीजिए। 15 and 2 है, 30 and 1 है, नॉट एक्सेप्टेबल, 10 and 3 है, नॉट पॉसिबल, 6 and 5 पॉसिबल। x का वैल्यू हमने 6 ले लिया और y का वैल्यू हमने 5 ले लिया। यस, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग काउंटिंग शुरू करते हैं। क्या लिखा गया है पढ़िएगा, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी। अभी हमने सिर्फ काउंटिंग की बात की है कि इसमें 6 एलिमेंट हो, इसमें 1 एलिमेंट हो, इसमें 3 एलिमेंट हो, इसमें 2 एलिमेंट हो, लेकिन कौन से एलिमेंट हो। वी आर हैविंग द सेट ऑफ 6 एलिमेंट्स, तो वी नीड टू मेक ऑल पॉसिबल केसेस फ्रॉम नाउ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इस वाले केस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है वो हम बात करेंगे, फिर इस वाले के लिए, फिर इस वाले के लिए। हमारे पास 6 एलिमेंट है, मैं चाहता हूं x के अंदर 6 एलिमेंट रहें, तो 6 के 6 मुझे सेलेक्ट करने होंगे। बोले यस और नो, 6 से 6। और देखिए फिर उसके बाद z1 का मतलब क्या है, z क्या है, z दोनों का कॉमन है, z दोनों का कॉमन है। तो देखो अगर हमने सेट A के अंदर ऑल 6 एलिमेंट रख दिए, अब उन 6 में से ही किसी को लेकर मैं y में रखूंगा। आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लीजिए तो वो कॉमन ही रहेगा, क्योंकि सेट A के अंदर सारे एलिमेंट आ चुके हैं। 6C1 आप जैसे लिखेंगे एक एलिमेंट कॉमन आ चुका होगा, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं। इस वाले में आपको और बेटर समझ में आएगा। अब मुझे x3 चाहिए, यानी सेट A के अंदर 3 एलिमेंट चाहिए, 6 एलिमेंट है, 6C3 सेलेक्ट हो गए। अब 3 एलिमेंट आ चुके हैं, अब ध्यान दीजिएगा z इक्वल टू 1 है। ये जो 3 एलिमेंट हमने सेट A के अंदर रखे हैं, इसमें एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, यानी वो किस में जाएगा, y में। तो इन 3 में से एक एलिमेंट जो A के अंदर आ चुका है, उन 3 में से किसी एक को कॉमन लेने के लिए पिक करेंगे और y में रख देंगे। y की रिक्वायरमेंट 2 की थी, एक कॉमन वाला रख दिया। जो A के अंदर 3 एलिमेंट थे उसमें से एक कॉमन चूज करके उसमें रख दिया, ताकि एक कॉमन हो गया दोनों में। y का टोटल काउंटिंग 2 है, अब मुझे अब एक और चाहिए। तो ये जो एक है ना, ये इन 3 में से नहीं आएगा, ये उस बचे हुए 3 में से आएगा। टोटल 6 है, 3 एलिमेंट A के अंदर आए, उन 3 कॉमन में से एक सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे Z1 चाहिए। Z रिप्रेजेंट्स के कितना कॉमन है। और आगे जब हम जाएंगे तो हमारे पास बचते हैं 3 आउटसाइड जो चूज नहीं किए गए हैं। उन 3 में से अगर हमने एक ले लिया तो बात बन जाएगी। आपको ये बात नहीं समझ में आई, वापस से बोलता हूं, सुनिएगा। Z रिप्रेजेंट करता है A और B में कॉमन कितने एलिमेंट हैं। x इक्वल टू 3 का मतलब A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और y इक्वल टू 2 का मतलब है कि B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इस तरीके से केस बनाना है A और B को कि इनके अंदर एक एलिमेंट कॉमन रहे, ठीक है। चलिए, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो क्या हुआ, 6C3 से 3 एलिमेंट चूज कर लिए। अब मुझे एक कॉमन चाहिए, तो वो A के अंदर जो 3 है उसी में से कॉमन आएगा एक, दैट इज 3C1। ये कॉमन ले लिया, और ये कॉमन वाला उठा के A में तो था ही से किस में रख दिया, B के अंदर, ताकि कॉमन एक एलिमेंट आ जाए। अब B के अंदर 2 एलिमेंट है, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। हमने 3 चूज किए थे, जो दूसरा एलिमेंट हो बचे हुए 3 में से होना चाहिए, दैट इज फॉर 3C1। अंडरस्टूड। ये वाला अब आप और बेटर समझोगे। ये देखिए 6 एलिमेंट हमें चाहिए, तो मैं लिखूंगा 6C6, 6 के 6 एलिमेंट हमने चूज कर लिए। जब हम सारे ही सेलेक्ट कर चुके हैं तो होगा क्या, अब मुझे y के अंदर 2 एलिमेंट चाहिए। तो जब हमने सारे चूज कर लिए हैं और मुझे यहाँ कॉमन भी 2 एलिमेंट चाहिए, ये पूरा सैंपल स्पेस यहाँ आ चुका है 6C6 से, तो उन 6 में से कोई से भी 2 एलिमेंट हम चूज करेंगे तो वो पहले वाले के साथ कॉमन रहेंगे।
तो यहाँ अलग से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन नंबर्स को बना लेते हैं। ये 6 बनता है, ये आपके पास से बनेगा 20 एंड इट इज़ 9, इट इज़ 180। ये आपके पास से बनेगा 6 एंड 5 15। चलिए यहाँ बनते हैं। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सबके बारे में आराम से सोचते हैं। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसको देश भर में लेस देन 100 स्टूडेंट्स, मतलब जिनकी टॉप AIR 10 आई थी ना, उनसे भी ये सवाल नहीं हुआ था। आ जाइए, z इक्वल टू 2 है और ये है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। बनाते हैं, बनाइए बात। 4 चाहिए मुझे, आई विल राइट 6c4। 4 एलिमेंट चूज कर लिए, लेकिन मुझे कॉमन 2 एलिमेंट चाहिए इसमें से, क्योंकि सारा सैंपल स्पेस नहीं लिया है। इन 4 में से मैं 2 एलिमेंट चूज करूंगा, ठीक है। अब 2 के बाद सामने कितने बचे? 4 ले चुके हैं, यहाँ 2 बचेंगे और मुझे यहाँ पर कितना काउंटिंग चाहिए? 3। उसमें से 2 कॉमन है, 1 बचा है 2c1। फिर से समझिए, दिमाग में सोच सोच के लिखना पड़ेगा, तब बात बनेगी। मुझे 4 एलिमेंट चाहिए 6c4। आया समझ में? A के अंदर 4 एलिमेंट रख दिए, 1 2 3 4 5 6 के अंदर से। Z की वैल्यू 2 है, यानी इसमें से 2 एलिमेंट कॉमन है। ये जो 4 सेलेक्ट किए हैं, इसमें से 2 एलिमेंट Y में रख दो, ताकि 2 एलिमेंट कॉमन आ जाए, 4c2। ठीक है, तो Y के अंदर अब 2 एलिमेंट आ चुके हैं। Y के अंदर टोटल एलिमेंट कितने चाहिए? 3। 2 तो कॉमन आ चुका है, अब रिक्वायरमेंट 1 की है, तो वो 1 जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, 4 के अलावा 2 एलिमेंट बचेंगे, उसमें से 1 सेलेक्ट होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अगला वाला केस बनाते हैं। ये देखिए, x को 6 चाहिए, तो 6c6 हमने सारा ही कॉमन ले लिया है। अब जब सेट B बनाएंगे तो कोई से भी 3 इसमें से सेलेक्ट कर लो, आपके पास से 6c3 बन जाएगा नंबर। और सारे एलिमेंट ले लिए हैं, तो जो भी 3 एलिमेंट बनाओगे कॉमन भी उसके अंदर 3 आ चुके होंगे। नेक्स्ट नंबर इज 6c6, फिर से लिया, 4 एलिमेंट हमें चाहिए, 6c4 बन जाएगा। जब सारे एलिमेंट ले लेते हैं तो टेंशन की बात ही खत्म हो जाती है फिर तो। ठीक है, चलिए इस नंबर की हम बात करते हैं, कितना बनेगा। 6c4 आपके पास से नंबर आपके पास बनता है, ये कितना? 15। and this is 6, this is 2, तो ये नंबर आपके पास से 180 आता है। आगे नंबर बनाए, 6c3 आपके पास है, this is 20, और ये आपके पास है 15, this is 6। तो आप सबको ऐड कर दीजिए। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसका कॉम्बिनेशन हम बना लेते हैं। सो वी आर हैविंग 6 और यहाँ से 21 है, 21 आप यहाँ ऐड करेंगे तो आपके पास से 201 बन जाएगा। यहाँ 180 है, ये 200 है, 200 आपके पास है, और ये 215 226 आपके पास से बनेगा 221। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो जी हाँ, ये है बच्चों, 422 इज द करेक्ट आंसर। जब न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में आंसर क्वेश्चन होता है ना, तो उसका आंसर गैस करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर ABCD होता तो फिर भी गैस वर्क काम करता है ना, लेकिन और कोई कॉन्फिडेंस भी आता है सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया। और एक भी केस में अगर हमने मिस्टेक कर दिया, आप सोचिए इस एग्जाम को रियल पेपर में हो रहा है, जब पेरेंट्स आपके सेंटर के बाहर बैठे हुए हैं, जिस दिन आपको सारी बातें याद आ रही हैं कि हाँ 2 साल से 3 साल से मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अब मुझे सामने सवाल आया है, सवाल नहीं बने, कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे चल रहा होता है, एक साथ तीनों सब्जेक्ट्स आप हैंडल कर रहे होते हैं, उस टाइम पर इन केसेस को बनाना, आपने देखा रियलिटी में, बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 78 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया था। तो बने रहिए, सीखते रहिए मैथमेटिक्स, और सिखाते रहेंगे आपको ऐसे ही। सवाल आपको और करने हो तो मेरी जो अलजेब्रा वाली बुक है उससे आप इसके और भी सवाल कर सकते हैं, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स वाले, कैलकुलस में कैलकुलस वाली बुक से कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, जेईई की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए एक मेगा रिसोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पब्लिश्ड बाय पियर्सन। मैथमेटिक्स की 5 ब्रांचेस, चाहे अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, ट्रिग्नोमेट्री या वेक्टर 3D, किसी भी चैप्टर में आपको इशू है तो ये सब आपके लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। अच्छे से उस टॉपिक पे जाइए, उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। क्लास में हो सकता है आपको 5 सवाल उस टॉपिक पे कराए गए हो, इसमें आपको उसके ऊपर 20 इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। जितने ज्यादा इलस्ट्रेशंस हम करते हैं उतना दिमाग हमारा खुलता है।
दूसरी बात आती है कि सर प्रैक्टिस की बात अब करनी है, मॉड्यूल हम अपनी क्लास का कर चुके हैं, तब आपको इसके अंदर एमसीक्यू सेक्शन जो कि जे एडवांस का बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहां पर +4 की मार्किंग और -2 की नेगेटिव मार्किंग आती है, वो एक्यूरेसी यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो सकता है आपके मॉड्यूल में 5 ही क्वेश्चन हो, यहाँ आपको 20 दिखेंगे, 40 दिखेंगे, यहाँ से आप इंप्रूव कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, मतलब एंडलेस है, एंड ऑल दीज बुक्स आर फुली सॉल्व्ड। मेरा सपोर्ट तो आपको YouTube पे मिलेगा, से ये प्लस है। आप ऐसे बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसके ऑथर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पर यहाँ आप मुझसे अगर पीएसएन की बुक सॉल्व करते हैं तो यू विल बी ऑलवेज बी कनेक्टेड विद मी, बिकॉज आई टीच मेनी टाइम्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 पीवाईक्यूज के सेक्शन है, चाहे एक्सक्लूसिव जेई मेन जो बच्चे एडवांस से थोड़ा साइड रहना चाहते हैं, सिर्फ जेई मेन्स पे फोकस्ड है, वो इस ब्लू वाली कलर की जो बुक है इसको ले, आराम से पढ़े और अपने चांसेस को इंक्रीज करे। और जो जेई एडवांस के क्वेश्चन प्लस जेई मेन, इसमें दोनों है, मेंस भी है एडवांस भी, दोनों आपको मिलेंगे। वो करना चाहते हैं उस पीवाईक्यू वाली बुक से भी कर सकता है, जो मेजरली फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज हो जाए, मॉड्यूल हो जाए, तो आप इन रिसोर्सेज पे जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट सिस्टमैटिकली क्लास 9 10th के बाद तैयारी करना चाहता है उनके लिए 5 रिसोर्सेज बेस्ट है। जिसको लगता है सर मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी के लिए आपके कोर्सेज क्या है, तो थ्योरी के कोर्सेज ये रहे हमारे पास, जहां पर चाहे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जो कि स्टूडेंट 9 10th में है, पूरा मैथमेटिक्स को ग्रिप बनाना चाहते हैं, वहां यहाँ से शुरुआत करें, बात अलजेब्रा की हो, कैलकुलस की हो, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, मेरे 2 पोर्टल हैं, upliftmaths.com और अपलिफ्ट जेई, यहाँ दोनों पे आप जाइए और आपको अच्छे से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको आईआईटी जाने के लिए आपको चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।